Hello friends, welcome to Renu's Englishpedia. My name is Mrs. Renu Bansal and I'm a PGT. I have been teaching classes 10th, 11th and 12th for the last 17 years. And today we'll be doing the competency-based questions from the poem Dust of Snow, written by Robert Frost. So before we start with the competency-based questions, let's have a quick recap of the lesson. So this poem is written by Robert Frost. And the theme of this poem is that small and unimportant things can make great changes in our future. छोटी छोटी बातें जो हैं वो हमारी जिंदगी में बहुत बड़े चेंजेस लेकर आती हैं फ्यूचर में। अगर इस पोएम की हम राइम स्कीम की बात करें तो इसका राइम स्कीम है ए बी और इस पोएम में जो टोन ऑफ द पोएम जो है वो ऑप्टिमिस्टिक टोन है। ऑप्टिमिस्टिक टोन कैसी है? ही इज टॉकिंग अबाउट होप कि जितना मर्जी आपका पास्ट दुख वाला हो, इट मे बी फिल्ड विथ पेन विथ ट्रबल्स, बट फ्यूचर में it can change for the better. There is hope for life to change to become better, right? इसमें 4 सिंबल्स हैं, द क्रो, द हेमलॉक ट्री, सॉरी 3 सिंबल्स हैं, द क्रो, द हेमलॉक ट्री एंड द डस्ट ऑफ स्नो. Crow is considered to be a bird of ill omen. वो ill fortune, बुरी किस्मत लेकर आता है. जो हेमलॉक ट्री है उसको डेथ के साथ एसोसिएट किया जाता है बिकॉज इट्स अ पॉइजनस ट्री. और जो डस्ट ऑफ स्नो है, जो आइस है, उसको जनरली हार्डशिप्स और डिफिकल्टीज के साथ कोरिलेट किया जाता है. तो पोएट ने इन नेगेटिव चीज़ों को लेकर पॉजिटिविटी की बात की है, हाउ दे कंबाइन टू मेक द पोएट फील पॉजिटिव. तो इसलिए ये सिंबल्स हमारे को थीम ऑफ द चैप्टर समझा रहे हैं. देन रिगार्डिंग द लिटरेरी डिवाइसेस, तो इसमें alliteration used है in the words saved and some, right? So now what is the poem all about? So poet is either standing under the hemlock tree or maybe he was passing under the hemlock tree, but at the moment, the exact moment when he was under the hemlock tree, उसी moment पे एक crow जाके tree पे बैठता है एंड उसके बैठने के कारण, फ्लटरिंग ऑफ द विंग्स के कारण, जो ट्री के ऊपर स्नो होता है वो पोएट पे गिर जाता है. अब पोएट पे गिर जाने से क्या प्रॉब्लम, मतलब क्या पॉजिटिविटी आती है कि उस दिन, मतलब उस पॉइंट तक जितना भी दिन गुजरा था वो पोएट के लिए दिन अच्छा नहीं गुजरा था. ही टॉक्स अबाउट दैट दिस इंसिडेंट सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे दैट ही हैड टिल दैट मोमेंट र्यूड. र्यूड का मतलब होता है अफसोस करना, रिग्रेट करना. तो बोलता है कि जैसे ही मेरे ऊपर स्नो गिरी मेरा मूड चेंज हो गया और जो दिन अब तक बहुत बुरा था, इट वाज सेव्ड, नाउ इट वाज फुल ऑफ हैप्पीनेस. सो दिस इज द एंटायर पोएम, जिससे हमारे को थीम ही समझ में आती है कि छोटे छोटे अनइम्पॉर्टेंट चेंजेस या नेगेटिव थिंग्स जब वो कंबाइन करते हैं तो हाउ दे कैन अफेक्ट आवर फ्यूचर. Now, starting with your competency questions, the first question is: a simple movement proves to be very significant and saves the rest of the day of the poet from being wasted. Explain on the basis of the poem Dust of Snow. यही थीम ऑफ द चैप्टर है कि छोटी छोटी बातें कंबाइन करके एक आपका फ्यूचर को चेंज अफेक्ट करती है, आपके फ्यूचर में एक चेंज लेकर आती है. तो हमारे को पोएम के रेफरेंस से ये एक्सप्लेन करना है. तो पोएम मतलब सबसे पहले आपको समझना है कि हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो हमारा थॉट प्रोसेस है. जो चीज़ हमारे लिए अच्छी है वो हो सकता है किसी और के लिए बुरी हो, और जो हमारे लिए बुरी है वो उनके लिए अच्छी हो सकती है. ये हमारी सोच किसी भी चीज़ को अच्छा या बुरा बनाती है. तो सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी है जब आप ये चैप्टर कर रहे हो. हम हेमलॉक ट्री को, क्रो को, आइस को नेगेटिविटी का सिंबल मानते हैं, बट ये हमारी सोच है. पोएट के लिए ये तीनों चीज़ों ने कंबाइन करके एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया. सेकेंड थिंग इज बेस्ट थिंग्स इन लाइफ आर फ्री. जिन चीज़ों के लिए आपको पैसे देकर खुशी मिलती है, उसमें जो खुशी होती है ना वो मटीरियलिस्टिक खुशी होती है.
कभी सीनरी देखो, रेनबो देखो, माउंटेन्स देखो, समुद्र देखो, चेंजिंग कलर्स ऑफ द स्काई देखो, आप फ्लावर्स की ब्यूटी देखो। नेचर में जो चीज़ें हैं ये सब फ्री हैं और एक्चुअल में these are the things which are most important, which are the best things in our life. Third, you have to think about the fact that life is full of problems. हम हमेशा मुश्किलों में घिरे रहते हैं। अफ़सोस करने की बजाय हमें उन्हें सॉल्व करने की सोचना चाहिए। देन छोटी-छोटी बातें होती हैं जिनको हम अनइम्पोर्टेंट मानते हैं, बट वही बातें होती हैं जो हमारी लाइफ का मीनिंग चेंज कर देती हैं। तो जैसे पोएट को एक लेसन मिला बाय द क्रो एंड द मतलब नॉट ओनली द पोएट बट हमें भी ये लेसन मिलता है। जैसे क्रो और हेमलॉक ने जो एडवर्सिटी का प्रतीक है, अगर हम उनको अपनी स्ट्राइड में ले, टू टेक इन स्ट्राइड का मतलब होता है टू टेक पॉजिटिवली, एंड देन वी विल बी एबल टू वर्क फॉर अ बेटर लाइफ। तो सिंगल मोमेंट जो लाइफ में होता है, इट कैन ब्रिंग वेरी सिग्निफिकेंट चेंजेस एंड इट कैन सेव द रेस्ट ऑफ अ डे। रेस्ट ऑफ अ डे refers to the rest of our lives. Next question, rationalize what you think the poet was probably doing when the dust of snow fell on him. अब पोएम में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कोई एक्सप्लिसिट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो नीचे खड़ा था, सोच रहा था या चल रहा था। बट पोएम की जो टोन है, जो कंटेंट है, उससे हमें इतना समझ में आता है कि उस दिन पोएट वाज फीलिंग डाउन। फीलिंग डाउन का मतलब है टू फील सैड। आपको डिप्रेशन हो रहा है, राइट? और उसको किसी प्रकार का ही वाज ट्रबल्ड का मतलब है उसके दिमाग में कोई उलझन चल रही थी। और ये कब तक था? बिफोर द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन हिम। बट आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड? आफ्टर ही एक्सपीरियंस्ड द डस्ट ऑफ स्नो फॉलिंग ऑन हिम, उसके मूड में, उसके पर्सपेक्टिव में एक चेंज आया, एक शिफ्ट आया, और उस मोमेंट के कारण उसके अंदर होप भर गया, जॉय भर गया। ही एंजॉयड द फीलिंग ऑफ द डस्ट फॉलिंग ऑन हिज फेस। सो इट इज पॉसिबल, इससे हमारे को समझ में आता है कि सिंपली पोएट वाज इन टेकिंग अ वॉक। वो मे बी अपने ख्याल में खोया हुआ चल रहा था, या किसी और एक्टिविटी में उसका दिमाग उलझा हुआ था जिसके कारण ही वाज नॉट पेइंग अटेंशन। बट दिस फॉलिंग ऑफ स्नो had a transformative experience on the poet. ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस का मतलब होता है जो आपको ट्रांसफॉर्म कर दे, एक ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको पूरी तरह से चेंज कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट द सेटिंग ऑफ द पोएम। व्हाट डज द प्रेजेंस ऑफ अ हेमलॉक ट्री टेल यू अबाउट द सेटिंग ऑफ द पोएम? तो आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पे आपके सोशल स्टडीज, ज्योग्राफी भी इन्वॉल्व है, कि हेमलॉक ट्रीज जो हैं वो जनरली नॉर्थ अमेरिका में सिचुएटेड होते हैं, स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। और अक्सर जहाँ पे कोल्ड स्नोई क्लाइमेट होता है, वहीं पे ये हेमलॉक ट्रीज होते हैं। इस पोएम में द स्नो विच इज फॉलिंग फ्रॉम द हेमलॉक ट्री इज डिस्क्राइब्ड एज डस्ट ऑफ स्नो। ये बताता है कि जो स्नो था वो पाउडरी फॉर्म में था, लाइट था, rather than a heavy snowfall, या फिर it was not a snowball। जो स्नोबॉल होता है वो बच्चे अपनी मुट्ठी में स्नो को लेकर हार्डन करते हैं। अगर वो हमारे ऊपर गिरे, वो कोई हमें मारे तो हमें तकलीफ होती है, चोट लगती है। बट जो लाइट पाउडरी स्नो होती है, दैट इज वेरी प्लेजेंट टू द टच। अब हेमलॉक्स जो है वो जनरली फॉरेस्ट और वुडेड एरियाज में पाए जाते हैं। तो हमारे को ये चीज़ें पढ़कर समझ में आता है कि पोएट इज उसकी जो पोएम की सेटिंग है, इट इज मोस्ट प्रोबेबली सम काइंड ऑफ अ नेचुरल एनवायरनमेंट। वो एक ऐसे जगह पे है जहाँ पे ट्रीज बहुत सारी हैं, ओपन एरिया है। इट इज नॉट एन अर्बन और सबर्बन लैंडस्केप। अर्बन और सबर्बन होता है, अर्बन का मतलब होता है सिटी, और सबर्बन होता है जो सिटी का एडजॉइनिंग एरिया होता है। So the presence of the hemlock tree shows that he is not in the urban or in the suburban area. He is most probably in some kind of an open forest or a wooded area. Now another aspect to the question जो हमें सोचना चाहिए,
The question is, the dusting of snow on account of the crow helped make the poet's day better. Now अब इसका second version वो दे रहे हैं. How do you think the crow's droppings might have impacted the poet? अब बहुत बच्चों को समझ में नहीं आएगा क्रोज ड्रॉपिंग्स का मतलब क्या होता है. क्रोज ड्रॉपिंग्स का मतलब होता है जो क्रो एक्सक्रीट करता है, जो मतलब जो आपको हाउ टू एक्सप्लेन इट, द the excreta of the crow that is known as the crow's droppings, right? अगर हमारे को पता है कि जब पेड़ के नीचे खड़े हों तो हमारे ऊपर बिट गिर जाती है, हिंदी में उसको बिट बोला जाता है, तो वो हमारे को बहुत बुरी लगती है. तो अगर स्नो की जगह पे क्रो का बिट पोएट के ऊपर गिरा होता, तब उसका पोएट का मूड कैसा होता. एंड यहाँ से हमारे को क्लियर होता है कि डस्ट और स्नो गिरने से पॉजिटिव इफेक्ट आया, पोएट का मूड पॉजिटिव हुआ, उसका पर्सपेक्टिव पॉजिटिव हुआ. बट अगर क्रोज ड्रॉपिंग्स उसके ऊपर गिरा होता तो इसका बिल्कुल कंप्लीटली ऑपोजिट इफेक्ट होता. स्नो जो है वो नेचुरल है, हार्मलेस है, बट के जो बर्ड की ड्रॉपिंग्स होती हैं वो अनप्लेजेंट होती हैं, अनसैनिटरी होती हैं, अनहाइजीनिक होती हैं. उसमें बहुत बैक्टीरिया होता है विच कैन कॉजेस मेनी प्रॉब्लम्स. हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, स्किन इश्यूज हो सकते हैं. अगर पोएट के ऊपर क्रो ड्रॉपिंग्स गिरी होती तो उसका गुस्सा बढ़ गया होता, उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई होती, उसमें घृणा, डिस्गस्ट भी आ गया होता, राइट? ही वुड हैव बीन फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री एंड इवन डिस्गस्टेड. तो ये जो ट्रांसफॉर्मेटिव मोमेंट होता ये बहुत डिफरेंट हो जाता. इंस्टेड ऑफ बीइंग positive, it could have become negative. Instead of being a pleasant experience, it would have become an unpleasant experience. Okay, next question. Dust of Snow is one of Frost's most loved poems. Elaborate on why you think this is so. आपको क्यों लगता है कि डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की सबसे पसंदीदा पोएम थी? तो दीज आर सम ऑफ द रीजंस. फर्स्ट रीजन इज इट्स यूनिवर्सल थीम. इसकी जो थीम है कि हमारे को ब्यूटी, होप छोटी छोटी बातों में मिल जाता है, ये बहुत रिलेटेबल है, यूनिवर्सल है. ये हर रीडर को अपील करता है, वेदर दे बिलोंग टू डिफरेंट कल्चर्स, इवन इफ दे बिलोंग टू डिफरेंट जनरेशन. हर जनरेशन, हर कल्चर में हमारे को फाइंडिंग होप इन स्मॉल थिंग्स, फाइंडिंग ब्यूटी इन नेचर, इन द मोमेंट्स इन नेचर, ये सारी चीज़ें प्रेरित करता है, एनकरेज करता है, पॉजिटिविटी देता है. देन सेकेंड रीज़न कुड बी द सिंपल लैंग्वेज. बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड्स या डिफ़िकल्ट लैंग्वेज नहीं यूज़ की गई है. पोएट ने बड़े सिंपल वर्ड्स, एक्सेसिबल लैंग्वेज यूज़ की है. ये लैंग्वेज ईज़ी टू अंडरस्टैंड है. क्योंकि ईज़ी टू अंडरस्टैंड है तो हर किसी को अपील करती है. थर्ड इज़ विविड इमेजरी. पोएम में जब हम हेमलॉक ट्री, क्रो की बात करते हैं, द क्रो शेकिंग ऑफ द स्नो, तो ये एक स्ट्रॉन्ग विजुअल इम्पैक्ट क्रिएट करता है रीडर के माइंड पे, जिसके कारण जो पोएम है इट बिकम्स मेमोरेबल एंड एंगेजिंग. एंगेजिंग का मतलब होता है एंजॉयबल, आप जिसके साथ को रिलेट कर सको, जो आपके साथ रेजोनेट करता है, दैट इज एंगेजिंग. देन नेक्स्ट इज इमोशनल रेजोनेंस. वो हमारे इमोशंस के साथ रेजोनेट करता है, मेल खाता है. पोएम का मैसेज है दैट नेचर इज ट्रांसफॉर्मेटिव. एनी एक्सपीरियंस इन नेचर ट्रांसफॉर्म्स यू. तो वही इम्पैक्ट रीडर पर भी आता है. जब हम पोएम पढ़ते हैं तो हमारा इमोशनल लेवल जो है वो इट बिकम्स पॉजिटिव. हमारे अंदर फीलिंग ऑफ जॉय, होप, रिन्यूअल, एक न्यू लाइफ की फीलिंग्स इवोक होती हैं. का मतलब है उत्पन्न होना, बिगिन होना. एंड फाइनली द रीजन, अनदर रीजन कुड बी कंसाइजनेस. कंसाइज का मतलब होता है दैट द पोएम इज शॉर्ट एंड स्वीट. मतलब वो बहुत लेंदी पोएम नहीं है कि आपको समझने में मुश्किल हो. छोटी सी ही पोएम है और उस छोटी पोएम में कंप्लीट मैसेज मिल जाता है. इट उसमें एक पावरफुल पंच है. आपको एक अच्छा खासा
यूनिवर्सल थीम मिलता है, एक अच्छा खासा सबक मिलता है, एंड दैट इज व्हाई इट मेक्स इट द परफेक्ट एग्जाम्पल of Frost's mastery of brevity in poetry. Frost is known for writing short poems जो short होने के बावजूद बहुत अहम होती हैं. And these are all the reasons why we believe that this poem could be one of his most loved poems. Next question is that the poem evokes a sense of black and white. हमें इस statement को justify करना है. तो अब ये ब्लैक एंड वाइट क्यों है? फर्स्ट, ब्लैक एंड वाइट इज कॉन्ट्रास्टिंग. उसी तरह से यहाँ पे इस पोएम में कॉन्ट्रास्टिंग इमेजेस ऑफ डार्कनेस एंड लाइट है. फॉर एग्जाम्पल द क्रो इज ब्लैक इन कलर, और हेमलॉक ट्री के ऊपर जो स्नो है दैट हैज मेड द हेमलॉक ट्री अपीयर टू बी वाइट इन कलर. तो इसीलिए यहाँ पे क्रो इज रिप्रेजेंटिंग डार्कनेस एंड हेमलॉक ट्री विद द डस्ट ऑफ स्नो इज रिप्रेजेंटिंग लाइट. तो ये एक विजुअल कंट्रास्ट क्रिएट करता है जिसको हम ब्लैक एंड वाइट के साथ एसोसिएट कर सकते हैं. अगर हम सिंबोलिज्म की बात करें तो क्रो एंड हेमलॉक ट्री बोथ नेगेटिव सिंबल्स हैं, डार्क एलिमेंट्स हैं, बट जो स्नो का डस्ट है दैट इज अ सिंबल ऑफ पॉजिटिविटी, इट्स अ लाइट एलिमेंट, राइट. अगेन आपको इस सिंबोलिज्म में भी ब्लैक एंड वाइट इमेजरी दिखता है. देन द थर्ड थिंग इज टोन. टोन जो है शुरुआत में जब पोएम को पढ़ो तो बड़ी मेलनकॉलिक है, बड़ी सैड है, आपके अंदर एक उदासी सी नजर आती है पोएम में. और ये जब आप इसको ब्लैक एंड वाइट इमेजरी, सॉरी ब्लैक एंड डार्क इमेजरी के साथ कनेक्ट करते हो तो पोएम का और भी जो टोन है वो मेलनकॉलिक हो जाता है. बट जब एंड ऑफ द पोएम आता है तब जो उसका डस्ट ऑफ स्नो पोएट के ऊपर गिर रही है तो दैट क्रिएट्स अ होपफुल एंड पॉजिटिव टोन एंड दैट इज एसोसिएटेड विद लाइट और वाइट इमेजरी. तो इस तरह से इन एज अ कंट्रास्ट इन सिंबोलिज्म एंड इन द टोन we can see a sense of black and white. Hanji, next question. The crow and hemlock are usually used as negative references in literature. How is this different in this poem? अब इसका मतलब है कि नॉर्मली अगर हम लिटरेचर पढ़ें तो जहाँ पर भी क्रो का मेंशन आता है या हेमलॉक ट्री का मेंशन आता है तो उसका नेगेटिव रेफरेंस होता है, उसका नेगेटिव एस्पेक्ट होता है. बट इस पोएम में ये डिफरेंट कैसा है? हम डिफरेंट कैसे है? हम क्रो और हेमलॉक को नेगेटिव की बजाय पॉजिटिवली क्यों देख रहे हैं? तो इसका आंसर सिंपल है. लिटरेचर में क्रो एंड हेमलॉक जो है वो नेगेटिविटी के साथ एसोसिएट है. नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव एलिमेंट्स लाइक डेथ, डिके, डेंजर, इन चीज़ों के साथ एसोसिएट है. बट डस्ट ऑफ स्नो में बहुत डिफरेंट है. क्यों? क्योंकि ये दो चीजें जब कंबाइन हुई आपस में और पोएट के ऊपर वो डस्ट ऑफ स्नो गिरा तो उसने पोएट के मूड को ट्रांसफॉर्म किया, राइट. डस्ट ऑफ स्नो एक्टेड एज अ पॉजिटिव एंड होपफुल इमेज, और इस कंट्रास्ट के कारण मतलब इस थ्रू दिस कंट्रास्ट द डार्कनेस ऑफ द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री के कारण दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज मेड मोर प्रोनाउंस्ड. ये ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए हमारे को ज़्यादा आकर्षित करता है क्योंकि हम किसी ना किसी एट सम लेवल हम उसको कंट्रास्ट कर रहे हैं नेगेटिव विद पॉजिटिव. ये दोनों चीज़ें नेगेटिव हैं बट दे मेड अ पॉजिटिव चेंज. यहाँ पे फ्रॉस्ट ने नेगेटिव या ओमिनस मूड को फॉस्टर करने के लिए ये इमेजेस को यूज नहीं किया है बट टू हाईलाइट, टू कंट्रास्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्यूटी, के ब्यूटी में कितने, नेचर में कितनी ज़्यादा पावर है टू ट्रांसफॉर्म. इन चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये नेगेटिव सिंबल्स को यूज़ किया है. So the next question is, imagine that the tallest oak in trees and the hemlock tree in dust of snow share a conversation about their speakers, that is the I in the poems. तो इसका मतलब है कि जो oak tree है in the poem the trees and जो hemlock tree है in the poem the dust of snows, they are talking about the I in their poems. Trees में I कौन है? That is the poet Adrian Rich. और डस्ट ऑफ स्नो में आई कौन है? दैट इज द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट.
अब एग्जामिनर ने जिसने पेपर सेट किया है उसने आपको तरीका भी बताया कि कॉन्वर्जेशन कैसे शुरू होगा। तो ओक बोलता है एड्रियन chose to stay indoors on the significant full moon night, you know। आपको पता होगा ट्रीज की पोएम में कि that night was very significant, all the trees were trying to liberate themselves and move out into the open environment। तो हेमलॉक बोलता है रॉबर्ट वाज आउट इन द स्नो दैट डे। व्हाट डू यू थिंक एड्रियन माइट हैव बीन थिंकिंग। हाँ बट उस दिन तो रॉबर्ट बाहर स्नो में घूम रहा था, तो एड्रियन इस बारे में क्या सोचेगी। तो उसके बाद फिर हमारा कॉन्वर्जेशन शुरू हो जाता है। तो अब हमारे को ये डिसाइड करना है कि कॉन्वर्जेशन में दोनों क्या कर रहे हैं। एड्रियन रिच, अब मतलब एड्रियन रिच का जो रेफरेंस दिया है कि वो बाहर नहीं निकली, शी वॉज इनसाइड द हाउस। तो ऐसा क्यों हुआ होगा, सो दैट इज वेयर आवर कॉन्वर्जेशन विल स्टार्ट। तो हमने बात करना है कि एड्रियन मे हैव बीन प्री ऑक्यूपाइड विद देयर ओन थॉट्स। प्री ऑक्यूपाइड विद देयर ओन थॉट्स का मतलब है वो अपने ही किसी सोच में खोई हुई थी। उसने बाहर के ब्यूटी को पूरी तरह से अप्रिशिएट नहीं किया, एंजॉय नहीं किया। शी डिड नॉट अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड आउटसाइड। मे बी वो अपने डेली कंसर्न्स, आपको पता है ट्रीज पोएम इज अगेन अ हिडन मेटाफर फॉर विमेन, फॉर फेमिनिज्म, विमेन को शैकल्स में बांधा हुआ है। तो मे बी वो इस तरह की कोई अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के बारे में सोच रही थी एंड शी couldn't connect with the transformation going outside in the forest। लाइक तो ओक बोलेगा कि जैसे हमारे को ट्रांसफॉर्मेशन ने असर किया वैसे एड्रियन रिच को नहीं कर पाया बिकॉज शी वॉज ऑक्यूपाइड विद हर ओन थॉट्स। तो हेमलॉक का जवाब होगा कि हाँ, बट अब हेमलॉक क्या बोलेगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट अंदर था कि बाहर था। तो वो बोलेगा नहीं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट तो उस दिन घूम रहा था, ही वॉज आउट इन द स्नोई डे। और स्नो में उसको क्या मिला, सोलेस मिला, मन की शांति मिली एंड रिन्यूअल मिला। रिन्यूअल मतलब उसका जो थॉट प्रोसेस है वो दोबारा से रिन्यू हुआ, नया बन गया। उसने ही एक्नॉलेज द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ द स्नोफॉल। वो शायद अपनी लाइफ में एक फ्रेश पर्सपेक्टिव ढूंढ रहा था, एक मोमेंट ऑफ क्लैरिटी मिल रहा था जो स्नो के गिरने से उसको मिल गई। तो ओक का जवाब आगे होगा कि हाँ, हमारे जो चॉइसेस होते हैं ये हमारे पर्सपेक्टिव्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। एड्रियन फोकस कर रही थी ऑन द डिपार्चर ऑफ द ट्रीज, राइट। वो उस तो इसीलिए शायद उसका फोकस था स्ट्रगल अगेंस्ट कन्फाइनमेंट, कि जब किसी चीज को कन्फाइन किया जाता है तो उसको कैसे स्ट्रगल करना पड़ता है। ऑन द अदर हैंड रॉबर्ट को बाहर नेचर में होप मिला इन अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स। तो दोनों ही बोथ ऑफ देम, एड्रियन रिच एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट, दे रिमाइंड अस ऑफ द इंट्रिकेट रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर। तो इस तरह से आपका ये कॉन्वर्सेशन बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द पोएट व्हेन द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन हिम। तो नॉर्मली हम सोचते हैं, इंसानों की सोच होती है दैट बोथ द क्रो एंड द हेमलॉक आर इनऑस्पिशियस सिंबल्स। बट जब डस्ट ऑफ स्नो हेमलॉक ट्री से पोएट के ऊपर गिरा तो द पोएट टुक इट इन अनदर मैनर। उसको, उसने नेगेटिविटी के बारे में नहीं सोचा, उसने पॉजिटिविटी के बारे में सोचा। उसका मूड जो था वो डिप्रेस था, सॉरोफुल था, जब हम पोएम की शुरुआत में देखते हैं। बट जैसे ही वो क्रो ने हेमलॉक ट्री को शेक किया जिसके कारण डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरा, तो उसको लगा कि उसकी सारी चिंताएं हट गई हैं। ही फेल्ट अनबर्डन्ड, उसके ऊपर से अपनी प्रॉब्लम्स का जो बर्डन था वो कम हो गया, ड्यू टू विच ही फेल्ट रिलीव्ड। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द पोएट फील दैट ही हैज सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे। अगेन आंसर मैं दे ही चुकी हूँ, जब स्नो उसके ऊपर गिरा तो उसकी उसको ही फेल्ट रिलीव्ड, उसका बर्डन खत्म हो गया, उसको जो टेंशन्स थी उसका मूड में चेंज आ गया, उसकी टेंशन्स खत्म हो गई। अब बार बार वही चीज दोहराई जा रही है कि क्रो और हेमलॉक ट्री को हम इनऑस्पिशियस मानते हैं, बट उनका गिरना
स्नो का हेमलॉक ट्री से गिरना शुड हैव बीन अ बैड ओमेन, बट पोएट के लिए बैड ओमेन नहीं था, उसके लिए पॉजिटिव था, क्योंकि उसको इतनी फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस हुआ आफ्टर द स्नो फेल्ट ऑन हिम कि उसका जो सॉरो था वो खत्म हो गया, उसको रिलीफ मिला। अब वो अपने बाकी को दिन को एक फ्रूटफुल मैनर में यूटिलाइज कर सकता है। सो द डे वाज सेव्ड फॉर द पोएट। Next question, good things come in small packages. How does the poem Dust of Snow illustrate this idea? Good things come in small packages मतलब जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो बहुत बड़े बड़े पैकिंग्स में नहीं आती हैं, छोटी छोटी बातों में हमारे को अच्छी चीज़ें मिलती हैं। तो डस्ट ऑफ स्नो में ये कैसे आइडिया रिफ्लेक्ट होता है? तो सिंपल वही आंसर है कि जब पोएट के ऊपर स्नो गिरा, और ये स्नो कैसे गिरा, बिकॉज एक क्रो ने हेमलॉक ट्री को शेक किया, जिसके कारण जो उसके ऊपर स्नो पड़ा हुआ था वो पोएट पे गिर गया, एंड दिस कॉज्ड अ प्रोफाउंड रिएक्शन। प्रोफाउंड रिएक्शन मतलब बहुत बड़ा रिएक्शन। ये स्नो के गिरने से हमारे को समझ में आता है कि नेचर में कितनी ग्रेटनेस है। नेचर हमारे ह्यूमन इमोशंस का, ह्यूमन रिस्पॉन्सेस का बेडरॉक है। इसका मतलब है नेचर से हमारा मूड कितना अफेक्ट हो सकता है, राइट? प्रीवियसली पोएट कैसे फील कर रहा था कि उसको ऐसे लग रहा था कि उसका जो दिल है वो सिर्फ एक बॉडी ऑर्गन है, और उस बॉडी ऑर्गन में कोई खुशी नहीं थी। पर जैसे ही उसके इंसिडेंट हुआ तो उसका चेंज ऑफ मूड आया, उसका जो दिल था, उसका जो हार्ट था, it became the repository of this change. repository का मतलब होता है जहाँ पे वो खुशी, जहाँ पे सेटल डाउन हो गई, राइट? उसको पता चला कि ह्यूमन बींग्स जो है वो धरती के साथ जुड़े हुए हैं। Ordinary things like a crow, a hemlock tree, or a drop of snow are enough to to transform the feeling of a person. जो कॉमन होता है वो खुशी लेकर आता है, और इसीलिए कहा जाता है कि गुड थिंग्स कम इन स्मॉल पैकेजेस। छोटी छोटी बातों में खुशियाँ छुपी हुई होती हैं, बड़ी बड़ी खुशियों का वेट ना किया जाए, हमें छोटी छोटी बातों को ही एंजॉय कर लेना चाहिए। The next question is, explain how the setting of a story or a poem can enhance its plot with reference to Dust of Snow and the chapter Tea from Assam from Glimpses of India. दोनों में जो स्टोरी की सेटिंग है वो हमारे मूड को कैसे एनहांस करती है। तो जो सेटिंग ऑफ द प्लॉट होता है वो इट इज़ वन ऑफ द 5 एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ अ प्लॉट। जब भी हम कोई लिटरेचर में पीस लिखते हैं तो सेटिंग इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द प्लॉट। तो चाहे वो कहानी हो, चाहे वो पोएम हो, व्हाई? बिकॉज इट सेट्स द टोन एंड मूड। जो भी हम राइटिंग लिख रहे हैं उसका टोन और मूड हमारी सेटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे पोएम इज टॉकिंग अबाउट द हीलिंग टच ऑफ नेचर। नेचर हमें कैसे हील कर रहा है। जब अच्छा वेदर होता है तो हमारा मूड अपलिफ्ट हो जाता है, हम काम हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, हमारा माइंड जो है वो रिलैक्स्ड हो जाता है। और स्टोरी में भी जब राजवीर असम पहुंचता है तो उसकी जो फीलिंग्स होती हैं वो पूरी स्टोरी का मूड बनाते हैं, टोन सेट करते हैं। राजवीर कैसा फील करता है, वो एक्साइटेड होता है कि परेशान होता है। तो ये सारी चीज़ें उसकी जो सराउंडिंग्स है, नेचुरल सराउंडिंग्स है, उससे उसके ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। अगर हम डस्ट ऑफ स्नो की बात करें तो उसका सेटिंग क्या है? इट इज़ एन ओपन ग्राउंड जहाँ पे हेमलॉक ट्री उग रहा है, जहाँ पे बहुत सारी स्नो है, एक क्रो आता है और वो स्नो पोएट के ऊपर गिराता है। अब इसका रिजल्ट क्या होता है कि इमीडिएटली द पोएट्स मूड इज अपलिफ्टेड, राइट? उसको अपनी प्रॉब्लम्स इनसिग्निफिकेंट नजर आने लगती हैं। क्रो और हेमलॉक ट्री जो इनऑस्पिशियस हैं वो उसके अंदर एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। तो ये जो नेचुरल सेटिंग है ऑफ द द कोल्ड क्लाइमेट, द स्नो क्लाइमेट,
ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेकर आते हैं पोएट की फीलिंग्स पे। अगर टी फ्रॉम असम की बात करें तो राजवीर प्रांजल के घर समर वेकेशंस में जा रहा था। वो दिल्ली से ट्रैवल कर रहा था। दिल्ली ड्यूरिंग द समर आपको पता है कंप्लीटली अनअपीलिंग वेरी वार्म प्लेस होती है। इट इज़ एन अनकंफर्टेबल प्लेस। बट असम कैसे था? उसकी जो ट्रैवल करते हुए उसने ट्रेन से नज़ारे देखे, दे वर फिल्ड विद ग्रीनरी, टी एस्टेट्स, बहुत ब्यूटीफुल था। इवन द वेदर वाज वेरी कूल। तो ये सारी चीज़ें हिज प्रेजेंस इन असम उसकी एक्साइटमेंट शो करती है। उसका एनवायरनमेंट चेंज हो गया, उसके सराउंडिंग्स चेंज हो गए, जिसके कारण सारी चीज़ें जो हैं दे बिकम मोर एक्साइटिंग एंड अपीलिंग नॉट ओनली टू राजवीर but even to the reader who reads the story. So that is why हम कहते हैं कि जो भी setting होता है वो उस plot को enhance करता है, उस plot को चार चांद लगा देता है। ओके, अब जो ये क्वेश्चन है इसको आपको बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। In the poem Dust of Snow, the crow symbolically transforms the narrator's mood, while in the story His First Flight, the baby seagull undergoes a literal transformation as it learns to fly. दोनों ही बर्ड्स ने मूड को ट्रांसफॉर्म किया। सॉरी, क्रो ने मूड को ट्रांसफॉर्म किया विद रिस्पेक्ट टू द पोएट, बट फर्स्ट फ्लाइट में बेबी सीगल के अंदर खुद एक ट्रांसफॉर्मेशन आया व्हेन इट लर्न टू फ्लाई। अब हमारे को करना क्या है? हमें एनालाइज करना है कि ये एवियन कैरेक्टर्स किस तरह से या तो सिमिलर या डिफरेंट रोल निभा रहे हैं अपनी अपनी कहानी में, चाहे वो पोएम हो या स्टोरी हो। सो डस्ट ऑफ स्नो में क्रो ने क्या किया? इट ब्रॉट अबाउट अ पाइवोटल चेंज इन द पोएट्स मूड, विद द एक्ट के उसके फ्लटरिंग ऑफ द विंग्स के कारण जो डस्ट ऑफ स्नो हेमलॉक ट्री पे था वो पोएट के ऊपर गिरा, जिसके कारण उसके पूरे मूड में एक ट्रांसफॉर्मेशन आया और उसके उसका मूड फ्रॉम सैडनेस टू हैप्पीनेस में बदल गया। बट अगर हम बेबी सीगल की बात करें तो उसमें एक लिटरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ which signified a rite of passage and growth. From a small baby bird who was afraid of flying, अब उसमें वो growth हुआ. Now it has found confidence in its ability to fly. उसको उसकी wings की strength पता चली है, तो उसने grow किया है. उसमें एक new found sense of confidence आया है, independence आया है. यहाँ पे overall theme आती है self discovery की. So these are the transformative changes that occurred because of the crow and the seagull. But दोनों ही जो change थे ये catalyzing positive change थे, जिन्होंने perspective बदला and they proved to be significant milestones. Okay, next question. As a crow, you feel highly injured by the incorrect perception humans have about your species. Imagine yourself to be a crow and write your opinion about this prejudice. Make a case for breaking stereotypes. अब what is the meaning of stereotypes? Stereotypical person होता है जो एक ही सोच रखता है। अब यहाँ पर आपने जो लिखना है, आपने जो इंसान का स्टीरियोटिपिकल थॉट है कि क्रोज आर बर्ड्स ऑफ इल इमेन, तो आपने इस सोच को बदलना है, आपने सोच को रॉन्ग प्रूव करना है। हाउ विल यू डू इट? हु हैज सेड दैट द क्रो इज अ बर्ड ऑफ इल ओमेन? ये हमारी सोच है ना। क्रो बेचारा तो कुछ नहीं कहता है, उसने तो कोई भी इंसिडेंट्स को इन्फ्लुएंस नहीं किया है। उसके आने से कैसे हम कह सकते हैं कि हमारे घर में इनऑस्पिशियसनेस आएगा, इल फॉर्च्यून आएगा? समटाइम्स crow can also be the harbinger of something positive in our life. जैसे पोएट के लिए पॉजिटिव हुआ, वैसे हमारे लिए भी वो पॉजिटिविटी ला सकता है. We need to break the stereotypical thought process of our generation and start believing in the positivity in all things made by God. तो इस तरह से आपको ये पूरा प्रेजेंट करना पड़ेगा that why the crow should not be considered a bird of ill omen. Okay, in the next question, imagine that frost is of present day
and has been invited to write for an e-zine, T-Talk. E-zine का मतलब होता है a magazine which is electronically controlled, right? It is not a hard copy of a magazine. It's a soft copy of a magazine which is available on internet, and the name of this magazine is Teen Talk. टीन टॉक का मतलब है टीनेजर्स के बात करने की जगह, जहाँ पे टीनेजर्स अपने दिल की बात करते हैं. He chooses to draw upon his experience with the crow and the dusting of snow to share his thoughts on every cloud has a silver lining. As Frost, express your thoughts for the e-sign. अब वो ये सिंपल बोल रहा है कि चाहे आपको क्रो और डस्ट ऑफ स्नो नेगेटिव एलिमेंट्स लगें, बट जैसे हर क्लाउड का एक सिल्वर लाइनिंग होता है, हर बुरी चीज़ में एक पॉजिटिविटी होती है, वैसे ही क्रो और डस्ट ऑफ स्नो में भी पॉजिटिविटी है. क्या पॉजिटिविटी है? दे आर पार्ट ऑफ नेचर, right? They do not intend to harm anyone, but they can combine together to create a change in our moods. तो इस थॉट के ऊपर आपको अपना एक थॉट प्रोसेस, एक आर्टिकल लिखना है regarding the crow and the dust of snow, right? And the heading of your article will become Every Cloud Has a Silver Lining. You will follow the same format as that of an article. So with this, we come to the end of the video. I hope that you were benefited by the competency questions. Uh, अगर आपको अच्छा लगा हो, then do share it with your friends, colleagues, other students, so that they too may benefit. In order to encourage me, please do press the bell. Please do subscribe to my channel and press the bell icon so that whatever videos I'm posting for competency questions, so they can reach you in time. Thank you so much for watching my video, and all the best for your exams.